वो 2 लाख लोग क्या पागल थे? वो किसी रीजन से आए होंगे ना यूएस। अमेरिका स्पेंट $1 million on my education and I'm absolutely sure that coming to the US for studies was the best decision I could have made. लेकिन मुझे ये भी सच बताना पड़ेगा कि हर स्टूडेंट का ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, और इंडिया में जब आप लैंड करेंगे तो कोई बोर्ड लेके तो खड़ा नहीं होगा कि आइए आइए हमारी कंपनी में जॉब करिए, आपको फिर से इंडिया में जॉब ढूंढना पड़ जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे डिटेल में देना पड़ेगा ताकि सारे सर्कमस्टांसेस हम कवर कर लें। This is Chaitanya Sambhara. I'm a faculty at the College of Business, University of Texas, Arlington. देखिए, मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस आए थे कि इज़ इट वर्थ कमिंग टू द यूएस। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूमाना क्वेश्चन है और अजीब क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैंने खुद पूछा था पहले। और जब से मैं मास्टर्स करने आया यूएस में, जो लोग इंडिया में हैं उन्होंने हर साल मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। दिस इज़ $1 million क्वेश्चन एंड इन माई केस इट वॉज लिटरली $1 million क्वेश्चन। सच में एक $1 million क्वेश्चन है। वो क्यों? देखिए, जब मैं यूएस आया था मास्टर्स करने, तब मैंने एक वीडियो में बताया था कि मुझे टोटल $28,000 मैंने कमाए थे। ये कैसे हो गया, इसका मैंने डिटेल में आंसर दिया है दूसरे वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो $1 million की बात कहाँ से आई? देखिए, मैंने मास्टर्स और पीएचडी दोनों मैंने यूएस में ही किए थे, और टोटल जो 8 से 9 साल का टाइम जो मैंने एज अ स्टूडेंट गुजारा था यूएस में, उसमें से एक भी सेमेस्टर में मैंने ट्यूशन फ़ी नहीं भरा था। तो जो भी ट्यूशन फ़ी होता था वो मेरे केस में वेव हो गया था, और बिकॉज वो फ़ी वेव हो गया था तो जो भी ट्यूशन एक्सपेंसेस जो थे वो गवर्नमेंट ने पे कर दिए थे। स्पेशली स्टेट ऑफ जॉर्जिया ने मेरे केस में वो मेरा पूरा ट्यूशन कवर किया था। तो 2.5 साल मास्टर्स का और 6 साल पीएचडी का 8.5 साल का मेरा ट्यूशन फ़ी माफ़ था, और उसके ऊपर एज अ मास्टर स्टूडेंट मैंने टोटल $5,000 यूनिवर्सिटी से कमाए थे। और एज अ पीएचडी तो जो एनुअल स्टाइपेंड होता है वो मेरा स्टाइपेंड हुआ करता था। पहले 2 साल मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे, $16,000 मिलते थे साल के। उसके बाद अगले 4 साल शायद मेरा स्टाइपेंड था $24,000। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि मुझे पैसे कितना पे हुआ था फॉर माई ओन लिविंग एक्सपेंसेस, और उसके ऊपर जो ट्यूशन मुझे नहीं देना पड़ा, अगर आप वो दोनों ऐड करें तो वो ऑलमोस्ट $1 million बन जाता है। शायद मिलियन से 10-15 हज़ार ऊपर नीचे कुछ तो होगा। तो अगर मेरा केस देखा जाए, इट वॉज टोटली वर्थ इट एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट कमिंग टू द यूएस फॉर स्टडीज वॉज द बेस्ट डिसीजन आई कुड हैव मेड। लेकिन मुझे ये भी सच बताना पड़ेगा कि हर स्टूडेंट का ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एजुकेशन का, जैसा मेरा था। कुछ लोगों का एवरेज एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोगों का ख़राब एक्सपीरियंस भी होता है। अब ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि आप किसी से पूछें कि बैंगलोर में जाके जॉब ढूंढना इज़ इट वर्थ इट, तो हर कोई जो बैंगलोर जाता है उसको तो जॉब लगता नहीं है। कुछ लोगों को बड़े अच्छे जॉब्स लग जाते हैं। सो फॉर सम पीपल इट इज़ वर्थ इट, फॉर सम पीपल इट इज़ नॉट। सो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे डिटेल में देना पड़ेगा ताकि सारे सर्कमस्टांसेस हम कवर कर लें। पहला केस है, अगर आप पीएचडी करने आ रहे हैं यूएस, देन यूएस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। एन एक्सेप्शन कुड बी कि यूरोप में जो साइंसेस हैं, जो बायोलॉजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, फिजिक्स में और मटेरियल साइंसेस, उस टाइप का जो रिसर्च है वो यूरोप में बेटर है। फिर मेरे ओपिनियन में वहाँ का रिसर्च साइंसेस में थोड़ा बेटर है। तो अगर आपको पीएचडी करनी है साइंसेस में तो शायद यूरोप जाना बेटर हो, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द फील्ड्स यूएस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू कम। अगर आपको बिजनेस में पीएचडी करना है, मार्केटिंग में पीएचडी करना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में पीएचडी करना है, जो कि मैंने किया था, या फिर किसी भी इंजीनियरिंग में पीएचडी करना है, तो यूएस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू कम। In fact, I would say that there is no other place like US. So to quickly summarize the answer, if you want to go for a PhD, US is probably the best bet. उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है, आपका डिसर्टेशन एडवाइज़र कौन है, उन डिसर्टेशन एडवाइज़र के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, क्या स्ट्रेस है, क्या वो सपोर्टिव हैं, क्या वो उतने सपोर्टिव नहीं हैं, उनका रेपुटेशन क्या है उस फील्ड में, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई वुड से, अगर आपको पीएचडी करनी है देन यूएस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू कम। अब देखते हैं, अगर आपको बैचलर्स पढ़ना है, हाउ इज़ यूएस देन? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। देखिए, इस केस में क्या होता है कि बैचलर्स की जो डिग्री है, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास बहुत पैसे हैं या आपके पास अच्छी स्कॉलरशिप है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, देन कमिंग टू द यूएस फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। Because in my honest opinion, an average American university is any given day better than an average university in India. उसके अलावा अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हैं तो आपकी एज होगी शायद between 17 and 19, so you are coming pretty early in your life and that gives you an advantage to acclimatize better
एज कम्पेयर टू मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स हु कम एट मच लेटर स्टेजेस इन द लाइफ। लेकिन बैचलर्स डिग्री के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए फुल स्कॉलरशिप के साथ, नथिंग लाइक इट। एनी गिवन डे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी बीट्स ऑल IITs हैंड्स डाउन। IIT का और प्रिंसटन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। प्रिंसटन सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, वहाँ पर जो वर्ल्ड क्लास रिसर्च होता है, वहाँ के जो ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं वो बहुत कम जगह मिलेंगे। प्रिंसटन हो गया, हार्वर्ड हो गया, MIT हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया। अगर आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है विथ फंडिंग, देन यू शुड डेफिनेटली कम। और अगर आपको फंडिंग नहीं मिलता है बट यू कैन अफोर्ड इट, आप किसी अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर आपके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं कि कुछ करोड़ों में आपका खर्चा कर सकें, 1 से लेकर 3 करोड़ के अंदर का खर्चा अगर वो उठा सकते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली कम। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड यू गेट एडमिशन इन द US और आपको यूनिवर्सिटी से ना फंडिंग मिलती है, ना स्कॉलरशिप मिलती है, और ना ही आपके पास उतने पैसे हैं अफोर्ड करने के लिए, और अगर आप ये इस उम्मीद में आ जाएं कि मैं कैंपस पे कोई जॉब कर लूँगा, दिन रात काम करूँगा, मैकडोनल्ड्स में बर्गर्स सर्व करूँगा और उससे पैसे कमा लूँगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी लाइफ आपकी। क्योंकि आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ी नहीं भरना होता, उसके अलावा आपको रेंट देना होता है, बिजली का बिल देना होता है, इंटरनेट बिल देना होता है, फ़ोन बिल देना होता है, खाना खाना होता है, उस सब का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप बैचलर्स के लिए आते हैं तो ये सारे खर्चे आपको 4 साल तक उठाने पड़ जाएंगे, 4 साल तक। और वो 4 साल तक का खर्चा कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड करना इज़ मोस्टली इम्पॉसिबल। तो मैं ये कहूँगा कि कमिंग टू द US फॉर एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इज़ टोटली वर्थ इट, अगर आपके पास स्कॉलरशिप है या फिर आपके पास फैमिली फंडिंग है अपने एजुकेशन को फंड करने के लिए। वैसे US में बैचलर्स, मास्टर्स, PhD तीनों स्टेजेस में लोग आते हैं, लेकिन बैचलर्स करने के लिए और PhD करने के लिए कम लोग आते हैं। सबसे बड़ा पॉपुलेशन जो है वो आता है मास्टर्स करने के लिए। सो द क्वेश्चन इज इट वर्थ कमिंग टू द US फॉर अ मास्टर्स डिग्री? देखिए, इस बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि बैचलर्स डिग्री इन इंडिया इज़ एनी गिवन डे मच अफोर्डेबल दैन अ बैचलर्स डिग्री इन द US। तो अगर आपने इंडिया में बैचलर्स कर लिया है तो आपका खर्चा काफ़ी बच गया होगा, आप 2 साल के लिए मास्टर्स करने आ सकते हैं। और मास्टर्स का एडवांटेज ये है कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है फिर भी आपको सिर्फ 2 साल का ट्यूशन फ़ी देना पड़ेगा और सिर्फ आपको 2 साल तक अपना खर्चा चलाना पड़ेगा, एज़ कम्पेयर टू अंडर ग्रेजुएट के 4 साल तक। अनलाइक PhD जिसमें आपको ट्यूशन फ़ी नहीं देनी होती है और आपको अच्छा स्टाइपेंड मिल जाता है, मास्टर्स में आपका लक बहुत फैक्टर करता है। और अगर आपको बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, अगर आपके पास स्कॉलरशिप ना भी हो फिर भी इधर उधर से जुगाड़ करके अगर आप पैसा दे सकते हैं सिर्फ 2 साल का, then it might be something you should consider. But it also depends on the field in which you are coming for your masters. अगर आप हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में, इंग्लिश में ऐसे कोई टॉपिक्स पर अगर आप मास्टर्स करने आ जाते हैं तब आपको मुश्किल होगी जॉब्स मिलने में। तो आपको खर्चा तो होगा ही, लेकिन जॉब्स मिलने भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप मास्टर्स करने आते हैं दैन आइडियल सिचुएशन इज़ दैट कि आपको मास्टर्स करने के बाद जॉब मिले और उस जॉब में आप कुछ साल तक आपकी सैलरी चलती रहे, ताकि अगर आपको इंडिया जाना भी पड़ जाए तो आप अपने लोन के पैसे तो रिटर्न कर दें। वरना अगर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है मास्टर्स में और उसके ऊपर आपको जॉब भी नहीं मिलता, वीज़ा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और आपको इंडिया वापस जाना पड़ गया, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और इंडिया में जब आप लैंड करेंगे तो कोई बोर्ड लेके तो खड़ा नहीं होगा कि आइए आइए हमारी कंपनी में जॉब करिए, आपको फिर से इंडिया में जॉब ढूंढना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि आप कौन से फील्ड में मास्टर्स करने आ रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि कौन से फील्ड में मैक्सिमम जॉब्स अवेलेबल हैं। जो वर्क वीज़ा जो होता है H1B वीज़ा, उसमें देखिए कि कौन से प्रोफेशन को मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वीज़ास जा रहे हैं, और वो है IT इंडस्ट्री में। और अगर आप कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप ऐसे फील्ड्स में मास्टर्स करने आते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है जॉब मिलने का। और अगर आप मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने आते हैं तो जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता, लेकिन पोजीशंस कम होते हैं। लेकिन ये बात भी तो सोचना ज़रूरी है ना कि US अट्रैक्ट्स मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दैन एनी अदर कंट्री। यहाँ पे हर साल 10 लाख लोग आते हैं, 1 मिलियन स्टूडेंट्स कम टू द US फॉर एजुकेशन, और उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्टर्स करने आते हैं। चाइना से पिछले साल 3.5 लाख लोग आए थे और इंडिया से 2 लाख लोग आए थे। वो 2 लाख लोग क्या पागल थे? वो किसी रीज़न से आए होंगे ना US। और US इसी धरती पे एक कंट्री है, आपको कौन चांद पे या मार्स पे भेज रहा है? इसलिए मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू गेट एडमिशन इन अ गुड मास्टर्स प्रोग्राम इन अ फील्ड इन विच द लाइकलीहुड ऑफ यू गेटिंग अ जॉब इज़ हाई, तब आपको US ज़रूर आना चाहिए, एंड इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका US आने का डिसीजन बहुत गलत प्रूफ हुआ,
एक लड़का था जिसने केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री किया था मायामी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे मैं फैकल्टी था टेक्सास से पहले। उसने मास्टर्स तो किया, उसके बाद उसका जॉब तो लगा, लेकिन वो शायद 6 महीने के अंदर वो ले ऑफ हो गया और बहुत लोन्स लेकर आया था वो, और वो इंडिया चला गया वापस। और केमिकल इंजीनियरिंग में भी इंडिया में उतने ज़्यादा जॉब्स तो है नहीं, तो वो 2 साल तक अनएम्प्लॉयड रहा, बहुत स्ट्रेस में रहा। उसके बाद उसको किसी कॉलेज में लेक्चरर का पोजीशन मिल गया इंडिया में, तो वो अभी इंडिया के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा है। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें यूएस आने का डिसीजन बहुत ही पेनफुल रहा। सो इन समरी आप सोचिए कि कौन से डिग्री के लिए आ रहे हैं, पीएचडी के लिए, बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है, वहाँ की फ़ी कितनी है, स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कितने हैं। ये सारे फैक्टर्स देखकर आपको डिसाइड करना होगा कि इज़ यूएसए वर्थ इट और नॉट वर्थ इट फॉर योर हायर एजुकेशन। लेकिन देखिए, पढ़ाई लिखाई के अलावा और भी तो फैक्टर्स होते हैं। आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, आपको अलग अलग कंट्रीज़ से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। आप दुनिया के सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्री में आ रहे हैं, और इन्हीं बातों को मैंने बहुत डिटेल में बताया है 10 रीजंस टू स्टडी इन द यूएस वाले वीडियो में। सो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो भी देखें, और इन कॉम्बिनेशन विद दिस वीडियो आप डिसाइड करें कि यूएस आना शायद आपके लिए अच्छा डिसीजन है या नहीं। मैं अपनी बात करूं तो उससे अच्छा डिसीजन मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता था। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछिए, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस अमेरिका।